हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल का जो कक्षा 10वीं 2023-24 सत्र के लिए दिया गया है विषय गणित का, आइए आज के इस वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, और इसके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन नंबर 20 है, आइए आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियो के माध्यम से इसके पहले के क्वेश्चंस और अभ्यास प्रश्नावली के जो ऑब्जेक्टिव हैं सारे क्वेश्चंस को इसके पहले के आप देख सकते हैं और अच्छे से अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये इस अध्याय का तीसरा वीडियो है, तो इस तीसरे वीडियो में इस अध्याय के जो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस मॉड्यूल में, है ना, तो हम इसको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो संख्याएं दी गई है ये अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से देखना है, इसको बहुत ही हम अच्छे से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब स्टूडेंट क्या होता है कि जब हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं तो हम इसको हल करते हैं। 20वां प्रश्न क्रमांक 20 हम मान लेते हैं, है ना, माना 7 करनी 2 एक परिमेय संख्या है ना। माना हमने क्या माने स्टूडेंट, 7 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है लेकिन हम उसका अपोजिट मान रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर होता क्या है ना। चलिए, तो हमने मान लिया कि 7 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तब जैसे हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो 7 करनी 2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं जहाँ पर a और b कैसी संख्या होती है, पूर्णांक होती है। जहाँ a और b पूर्णांक होती है और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यानी किसी भी परिमेय संख्या में a और b जो होती है बटे वाली संख्या होती है और ये जो हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट दे दीजिए। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हमको यहाँ पर करनी 2 है और 7 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये ये इसके साथ गुणे में है, तो पक्षांतर करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, करनी 2 = हो गया a/7b। ठीक है, a/ क्या हो गया 7b। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हम ये देखते हैं कि हम 7 है ना, 7 भी है, 7 a और b क्या है, सभी कैसी संख्या है, पूर्णांक, है ना। सभी कैसी संख्या है, सभी पूर्णांक है। अब जब ये सभी पूर्णांक है तो ये सभी पूर्णांक होने के कारण ये भाग जो है ये क्या होगा, इसलिए, है ना, इसलिए यह a/7b एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी ये वाला भाग परिमेय संख्या है। परंतु करनी 2 कैसी संख्या होती है स्टूडेंट, सभी जानते हैं कि करनी वाली संख्या यदि करनी के रूप में अंदर कोई संख्या लिखी है और वो उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो हम भी कह सकते हैं कि वो हमेशा और हमेशा करनी वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि परंतु करनी 2 जो है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो करनी 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम ये कह सकते हैं कि समीकरण ये जो 2 हमारे पास बना, इस समीकरण में एक तरफ कौन सी संख्या आ रही है, परिमेय, और दूसरी तरफ कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकती है क्या स्टूडेंट, कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या ऐसा, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कल्पना किए थे कि 7 करनी 2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ये कल्पना हमारी गलत है, तभी तो ये हमारे पास जो समीकरण बना वो गलत बना, है ना। यदि हमारी कल्पना सही होती तो दोनों पक्ष में एक जैसी संख्या आती, परिमेय परिमेय आती या अपरिमेय अपरिमेय आती। लेकिन जैसे हमने इसको परिमेय संख्या माने
तो हमको दोनों पक्ष में, एक पक्ष में अपरिमेय संख्या मिल रही है और दूसरे में परिमेय संख्या मिल रही है। तो चूंकि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः हमारी जो कल्पना है, अतः हमारी कल्पना में क्या है स्टूडेंट, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब है कि विरोध है हमारी कल्पना में। हमने माने थे परिमेय, जबकि वो तो उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं। यदि बराबर आ जाते तो विरोध नहीं होता हमारा पक्ष में, है ना, यानी हमने जो कल्पना किए थे। क्योंकि हमारा इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कल्पना में क्या आ गया, विरोधाभास आ गया, तो हम कह सकते हैं विरोधाभास है। इसलिए ये जो संख्या थी जो हमने परिमेय माने थे, तो वह उसके अपोजिट हो गई, क्योंकि विरोधाभास है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 7 करनी 2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमने माने थे परिमेय संख्या, इसलिए तो विरोधाभास मिल गया। विरोधाभास मतलब उसका उल्टा हो रहा है। यदि विरोधाभास नहीं मिलता तो परिमेय हो जाती। तो इसका मतलब है कि हमने परिमेय संख्या जो मान रहे थे, वो हमारी जो कल्पना थी वो गलत साबित हो गई। जब वो परिमेय नहीं है तो सीधी सी बात है कि यदि संख्या परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय ही होगी, क्योंकि संख्या 2 तरीके की ही होती है, परिमेय या अपरिमेय। जब संख्या परिमेय नहीं मिली तो वो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर हो गया और प्रूफ हो गया। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 21वां प्रश्न में 6 और, है ना, तो 21वां प्रश्न है हमारे पास। तो जिसके हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम लाना है, तो हम उनके सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3, और दूसरा है 20, तो इसके भी निकाल लेंगे हम। 2 दहम 20, 2 पंछे 10 और 5 एकम 5। जैसे ही हमने ये गुणनखंड निकाल लिए स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि 6 बराबर 6 के क्या गुणनखंड मिले हमको, 2 गुणित 3 मिले, और 20 के हमको जो गुणनखंड मिले वो कितने मिले, 2 गुणित 2 गुणित क्या मिले, 5 मिले। ठीक है, अब हमको 2 चीज़ निकालना था, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है ना। तो इसको आप घात के रूप में लिख लो। 2 की घात 1 है, कोई घात नहीं है तो इसमें, और दूसरे में 3 की घात है तो इसको 3 की घात 1 लिख लेंगे। अब यहाँ 2 बार आए हैं स्टूडेंट, तो इसको हम घात के रूप में 2 की घात 2 लिख लेंगे, और 5 अकेला है तो 5 की घात 1। अब हम यहाँ लिखेंगे, अतः सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं इन दोनों संख्या का। तो एचसीएफ के लिए स्टूडेंट हमेशा हमको जो भी कॉमन संख्या दोनों में दिख रही है उसकी न्यूनतम घात लेना है। क्या लेना है, न्यूनतम, यानी छोटी घात। तो यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो अब इन दोनों में से घात के रूप में हमको छोटी घात वाली संख्या लेना है। तो 2 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, तो घात छोटी ये है, तो इसीलिए हम 2 की घात क्या ले लेंगे, 1। अब इसके बाद यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, क्योंकि हमको हमेशा कॉमन संख्या जो रहेगी दोनों में उसको ही लिखना है। तो अब अगले और कोई संख्या तो हमको कॉमन नहीं मिल रही है, तो 2 की घात 1 ही लिखेंगे, मतलब 2 की घात 1 मतलब क्या आ गया, 2, यानी एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, 6 और 20 का 2 आ गया। इसी तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे हम 6 और 20 का। तो 6 और 20 में स्टूडेंट अब हमको हर संख्या, जो भी संख्या दिख रही है हमको पहले से चयन करना सीखें। चयन कर लीजिए, 2 दिख रही है, तो अब 2 की घात उन दोनों में देखिए जो अधिकतम घात के रूप में दिख रही है। तो यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 2, तो एक 2 की घात 2 लिख ली, यानी 2 का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगली संख्या क्या दिख रही है, 3, तो यहाँ 3 की घात 1, यहाँ तो नहीं है, तो सिर्फ 3 की घात 1 को जैसे का वैसे ही लिख लेना है, गुणित। अब अगली संख्या क्या दिख रही है, 5, तो 5 की घात 1 है और कहीं तो है ही नहीं, तो 5 की घात 1। यानी एलसीएम में हमको जितनी संख्या आई है, जितनी अभाज्य संख्या आई है घात के रूप में, सबको लेना है। बस ये देखना है कि यदि मान लीजिए जैसे 2 यहाँ पर 2 की घात 1 आया और यहाँ 2 की घात 2 आया, मतलब 2 जो है वो 2 बार आया है। बस अब घात देख लीजिए कि अधिकतम घात उसका लिख लेना है। हमको 2 की घात 1 भी और 2 की घात 2 दोनों नहीं लिखना है, 2 की जो अधिकतम घात वाली संख्या है वो लिख लेना है। तो 2 की घात 1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2। तो 2 की 2 संख्या का चयन हमने कर लिए। अब और दूसरी संख्या क्या दिख रही है, कोई जो भी दिख रही है सबको लेना है इसमें एलसीएम में। 3 दिखी तो 3 की घात 1 है और कहीं नहीं है, तो वो तो 3 की घात 1 किया जाएगा। 5 और कहीं नहीं दिख रहा, तो 5 की घात जैसी है वैसी की वैसी ले लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 दूनी 4, गुणित 3 की घात 1 का मतलब हो गया 3, और 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5। तो 4 तिया हो गया 12 और 12 पंचे हो गया 60। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये जो प्रश्न क्रमांक 21 है ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 22 है हमारे पास, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट LCM और HCF के लिए फिर हम वही काम करेंगे कि 6 है ना, पहली संख्या हमारे पास 6 है, दूसरी है 72 और तीसरी है 120। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी तरीके से 72 का निकाल लेंगे कि 2 तिया 6, सॉरी हाँ 1 बचा, 2 छिंग 12, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 1 बचा तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दे देंगे 2 इनाम 18, फिर 3 से दे देंगे 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, है ना। गुणनखंड हमको कब तक का जाना लेके जब तक कि 1 ना आ जाए, है ना। इसी तरीके से 120 का निकाल लेते हैं। 2 से 2 छिंग 12 0, फिर 2 तिया 6 0, फिर 2 एकम 2 बचा 1, 10 हो गया, 2 पंछे 10, फिर 3 से दे देंगे 3 पाछे 15, फिर 5 से दे देंगे 5 एकम 5। और यहाँ पर जो भी संख्या का हम चयन कर रहे हैं भाग देने के लिए वो अभाज्य संख्या होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि बोल रहा है वो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि 6 के जो गुणनखंड आए वो आए हमको 2 गुणित 3, है ना, और 72 के जो आए हैं वो आए हैं हमारे पास 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो स्टूडेंट इसको घात के रूप में लिखना है जब संख्या बार बार दिखती है। तो 2 कितने बार आया है, 3 बार, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 3, और 3 कितने बार आया, 2 बार, तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 2। ठीक है, चलिए 72 का भी हो गया। अब इसी के साथ हमारे पास आ गया 120 है। तो 120 में क्या आया है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 कितने बार दिख रहा है, 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 और 5। और अब जो संख्या 1 बार लिखी उसको उसकी घात के ऊपर 1 लगा दीजिए, है ना। चलिए अब हम सबसे पहले नंबर में हम निकाल लेते हैं HCF। ठीक है, और HCF हम किसका निकाल रहे हैं, 6 का निकाल रहे हैं, 72 का निकाल रहे हैं और 120 का निकाल रहे हैं। अब स्टूडेंट हमको क्या देखना है कि ये तीनों संख्या जो हमने निकाले हैं, तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड, इसमें हमको पहले देखना है कि कॉमन संख्या कौन सी मिल रही है। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। और HCF में हमको सबसे पहले कॉमन संख्या ढूंढना है और उसकी न्यूनतम घात लेना है। तो अब देखो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 3 है। तो सबसे छोटी घात कितनी मिल रही 2 में, 2 की घात 1, तो 2 की घात 1, मतलब अब 2 की अपना चयन खत्म, है ना। अब यहाँ देखते हैं 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो अब न्यूनतम घात कितनी दिख रही है, 3 की घात 1 दिख रही है, तो इसलिए यहाँ 3 की घात 1 ले लेंगे। अब 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है और 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, तो 2 तिया 6। तो HCF क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हमको 6 मिल जाएगा। अब इसी तरीके से LCM भी निकाल लेंगे हम, 6, 72 और 120 का। अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे पहली संख्या 2 है तो 2 यहाँ भी है, 2 की घात यहाँ 3 है और 2 की घात यहाँ 3 है। तो इस संख्या में सबसे अधिकतम घात वाली संख्या कौन सी दिख रही है, 2 की घात 3, तो यहाँ 2 की घात हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो 2 का काम खत्म हो गया। अब 3 देखते हैं, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है। तो अधिकतम घात कितनी दिख रही 3 में, 3 की घात 2, तो अगली संख्या का चयन 3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी दोनों संख्या का चयन हो गया। अब यहाँ भी 2 और 3 का चयन तो हो चुका है। अब बचा क्या, 5। तो 5 तो अकेला यहाँ बसे, तो इसलिए 5 की घात 1 को हम यहाँ अकेला ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 2 गुणित 2 गुणित 2, यही होता है 3 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसकी जगह में क्या आ गया 8। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुणित 3 होता है, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इसका आप आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 5 नाम हो गया 45 और 45 का गुणा हम जब 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 45 गुणित 8 आप चाहो तो ऐसा कर लीजिए, है ना। तो 8 पाना 40 का 0, हासिलाई 4, 8 चौक 32 और 4 36, यानी कितना आ गया 360। तो यही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, अब आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न क्रमांक 22 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट का जरूर करें और इसको अच्छे से करके देखिए। कोई डाउट आए तो वो भी हमें कमेंट्स करके आप बताएं। चलिए अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 22 भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट हमारे पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का HCF और LCM। फिर वही बात आ गई हमारे लिए कि हमको सबसे पहले क्या करना है कि इनके गुणनखंड निकाल लेना है। 12 के निकालना है, 15 के निकालना है और 21 के निकालना है। तो 12 के निकालेंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 पाँच 6 15, 5 एकम
5, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 7 21, 7 1 कम 7। अब हम सबसे पहले सभी के गुणनखंड को लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना। तो 2 2 बार आया है तो उसको 2 की घात 2 लिख लेते हैं, और 3 एक बार है तो 3 की घात 1, ठीक है। इसी तरीके से 15 के लिए लिख लीजिए 3 गुणित 5, है ना। यदि इसको घात के रूप में लिखें तो हम 3 की घात 1 हो गया और 5 की घात 1 हो गया। इसी तरीके से हम 21 के लिए लिख लीजिए, तो 3 गुणित 7, तो 3 और 7 है तो 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अब हम यहाँ निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इसमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि कॉमन संख्या देखेंगे जो तीनों में दिखाई दे रही है। तो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तीनों में है। तो अब हमको 3 की न्यूनतम घात देखना है। तो सब में घात एक ही न्यूनतम है ना। सब में तो एक ही घात न्यूनतम है, तो 3 की घात 1, तो हम 3 की घात 1 का चयन कर लेंगे। अब इसके अलावा कोई दूसरी संख्या जो तीनों में कॉमन दिख नहीं रही है, तो 3 की घात 1 ही रहेगा। तो 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। तो एचसीएफ कितना आ गया स्टूडेंट? 3। अब हम दूसरा एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो गया 12, 15 और 21 का। अब एलसीएम के लिए हम 2 का चयन करें तो हम 2 की अधिकतम घात देखते हैं। तो 2 की अधिकतम घात तो कहीं है ही नहीं, 2 की घात 2 ही बस दिख रहा है, तो 2 की घात 2 का चयन कर लेंगे गुणित। अब 3 की घात 1 यहाँ है, 3 की घात 1 यहाँ है, 3 की घात 1 यहाँ है, तो हम किसकी अधिकतम घात 3 की घात 1 ही है तो वही ले लेंगे। इसके बाद अगली संख्या दिख रही है हमको 5, तो 5 तो अकेला दिख रहा है तो 5 की घात 1, 7 अकेला दिख रहा है तो 7 की घात 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 की घात 1 मतलब 3, 5 की घात 1 का मतलब 5 और 7 की घात 1 का मतलब 7। अब ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पंछे 60 और 60 का गुणा यदि 7 में करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी ये हो जाएगा 420। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 420, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 और गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी हमको ये व्याख्या करके बताना है कि ये जो संख्या लिखी है ये भाज्य संख्या है। चलिए तो इसकी व्याख्या भी हम कर देते हैं, भाज्य संख्या क्यों है भाई ये। तो एक एक करके करते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारे पास है 24। चलिए तो हमको यहाँ पर दिया है ना, तो दी गई संख्या में सबसे पहले हमको पहली संख्या जो है उसको देख लेते हैं। क्या दिया है हमको? 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 13, ठीक है। 13 गुणित धन 13 है ना। अब स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं कि इसमें सब ये संख्या गुणे में है। गुणे में यदि संख्या लिखी रहती तो एक पद है और धन लग गया मतलब अगला पद ये दूसरा पद हो गया। तो अब इन दोनों संख्या में यदि हम देखें तो 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो दोनों पद में से 13 को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? 7 गुणित 11 बचा, धन यहाँ 13 निकल गया तो 13 के साथ एक गुणे में था तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 और ये 11 साथ 77 है ना, और धन 1 क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा ये? 78, ठीक है। अब इसके भी चाहें तो हम क्या कर सकते हैं और गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो हमको ये क्या मिल गया? 13 गुणित 78 गुणित 1, ठीक है। अब चूंकि इसके है ना, चूंकि इसके या इस संख्या के हम बोल सकते हैं, चूंकि इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना, क्योंकि इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यह संख्या कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये बात याद रखें कि किसी भी संख्या की यदि 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल जाएं, और 2 से ज़्यादा का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 है तो 7 के गुणनखंड यदि हम करेंगे तो 7 गुणित 1, तो ये 2 गुणनखंड तो सब में ही मिलते हैं। हाँ, अभाज्य संख्या यदि होती है क्योंकि गुणा 1 तो सबके साथ रहता है, तो 1 तो सबका गुणनखंड है और खुद से तो हर संख्या का भाग जाएगा। इसके अलावा यदि किसी संख्या से इसमें भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें एक गुणनखंड और मिलने वाला है। जब भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड यदि किसी संख्या के हमको मिले तो आप समझ जाइए कि फिर वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। यदि हमको केवल किसी संख्या का उसके साथ किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड मिले, एक और वो खुद संख्या, तो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है, ठीक है। चलिए
अब ये तो पहली संख्या का हमने देख लिए। इसी तरीके से दूसरी संख्या जो दी गई थी हमको 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। तो अब इन दोनों में देखो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 को कॉमन निकाल लीजिए। तो 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन क्या हो गया 1। अब इनका क्या कर लीजिए आप, गुणा कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 चौ 24, है ना, 6 चौ 24, 24 छिक्के, या ऐसा बोल सकते हैं कि 7 छिंक 42। तो हम 42 और 24 का गुणा कर लेंगे, है ना। तो 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 8 6 4 10 का शून्य हासिल 1, 8 9 और 10, 1008, है ना। तो ये कितना हो गया 1008 धन क्या हो गया 1। तो ये आ जाएगा 5 गुणित क्या आ जाएगा ये 1009, और गुणित 1 तो सबके साथ ही रहता है किसी भी संख्या के साथ। तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन हुई कि इस संख्या में, है ना, इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, है ना। इसलिए यह संख्या कैसी रहेगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो इसलिए ये संख्या भी कैसी मिल गई स्टूडेंट हमको, भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, आप इसको वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 24 भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 25 है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404, है ना, 96 और 404 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ आ जाए तो फिर उसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम। चलिए, तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए स्टूडेंट हमने जैसा आपको बताया कि आप हमेशा क्या करिए, उनके गुणनखंड निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 चौ 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौ 8, फिर 2 से चला जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा 2 6 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 तिया 6, फिर दे जाएगा 3 1 कम 3। इसी तरीके से 404 का भी निकाल लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, 101 अभाज्य संख्या है तो 101 1 कम 101। अब हम यहाँ लिखेंगे कि 96 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने बार आए हैं, 5 बार आए हैं। तो हम इसको 2 की घात क्या लिख लेंगे 5, और 3 कितने बार आया, 1 बार, तो ये हो गया 3 की घात 1। और 404 के कितने गुणनखंड मिले हमको, 2 मिले 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 मिला और 101 मिला। अब चूंकि हमको इसका सबसे पहले क्या निकालने के लिए उन्होंने बोला था कि इसका एचसीएफ निकालिए, तो चलिए अतः हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ में जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कॉमन संख्या क्या दिख रही है हमको, 2। अब यहाँ 2 तो 2 की घात 5 में है और यहाँ 2 की घात 2 है। तो एचसीएफ में हमको कॉमन संख्या की न्यूनतम घात लिखना है, छोटी वाली घात। तो 2 की घात 2 छोटी है, 2 की घात 5 बड़ी है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे। और 2 की घात 2 क्या होता है, 4, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, 4। फिर प्रश्न ये कहता है कि फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब एचसीएफ आ जाए तो फिर उसके बाद आप क्या निकालिए, एलसीएम। तो फिर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, है ना। यानी जिन दो संख्या का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। हमको एलसीएम निकालना है, उन दोनों संख्या का एचसीएफ हम निकाल चुके हैं, कितना आया था वो 4, और वो दो संख्या क्या है, एक है 96 और दूसरी है 404, ठीक है। चलिए, अब हमको एलसीएम निकालना है स्टूडेंट, तो ये 4 का हम पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो 4 का पक्षांतर करेंगे तो क्या में चला जाएगा, बटे में। अब 4 से इसका भाग दे दीजिए, 4 1 कम 4 0 और 4 कम 4। चलिए, तो एलसीएम बराबर, अब हम इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 96 गुणित 101। अब 96 का गुणा 101 में जब हम करेंगे तो 96 1 कम 96 का 6 हासिलाई 9, 96 शून्यम 0, 9 जैसे का वैसे ही, फिर 96 1 कम 96, तो ये जाएगा 9696। तो ये एलसीएम आ गया और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 25वां का भी सॉल्यूशन आपको समझा दिया है।
उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संख्या 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हम यहाँ देख रहे हैं, चूंकि हमको इसको हल करना है तो प्रॉपर हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 17 खुद अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और फिर 23 के निकालेंगे तो 23 एकम 23 हो जाएगा, और 29 निकालेंगे तो 29 एकम 29। चूंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है इसलिए इनके गुणनखंड वो खुद से ही बस भाग जाएगा, दूसरे से तो भाग जाने वाला नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम बढ़िया अच्छे से जमा के लिखेंगे कि 17 बराबर हो जाएगा 17 गुणित 1 हो जाएगा स्टूडेंट। 23 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 23 गुणित 1, और 29 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 29 गुणित 1। ठीक है स्टूडेंट। अब चूंकि हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालेंगे हम 17, 23 और 29 का। और एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं जिन संख्याओं का, उसमें हम कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, यानी हम एक जैसी संख्या ढूंढते हैं जो कि तीनों में रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 1 1 1 है, क्योंकि कोई भी संख्या दूसरी तो कॉमन नहीं आ रही है, तो सब में कौन सी कॉमन संख्या मिलेगी हमको, 1 मिलेगी, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम एलसीएम भी निकाल लेंगे। तो 17, 23 और 29 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट, कि जितनी भी संख्याएं हैं हर संख्या का जो हाईएस्ट मतलब लोवेस्ट पावर लेना होता है ना, हाईएस्ट पावर सॉरी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट कि 17 है तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, गुणित 23 गुणित 29, अलग अलग संख्या है और तीनों, है ना, तीनों संख्या अलग अलग है तो तीनों का हम गुणा करेंगे। जैसे हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे स्टूडेंट तो यह आ जाएगा 11,339, और यही इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। आप इसका गुणा करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कितना आएगा इन तीनों का गुणा जब हम करेंगे तो 11,339। तो ये क्या निकल गया स्टूडेंट, एलसीएम निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट इस तरीके के सवाल को करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है तो हम उल्टा मानेंगे, यानी हम मान लेंगे, माना 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम इसको, परिमेय संख्या, है ना। और परिमेय संख्या है तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि परिमेय संख्या मतलब वो P/Q के रूप में होगी, जिसमें P और Q पूर्णांक होंगे और Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि चूंकि हमको इसको निकालना था तो हम इसको ऐसा करते हैं कि ऋण करनी 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, और इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, और ऋण का पक्षांतर करेंगे तो करनी 3 इज इक्वल टू P/Q, ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, है ना। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि करनी 3 बराबर 5 ऋण P/Q। इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट समीकरण 1 से हमको एक चीज समझ में आती है कि समीकरण 1 में क्या हो रहा है कि राइट हैंड साइड में 5 P और Q तीनों क्या है, तीनों पूर्णांक है। तीनों कैसे हैं, पूर्णांक है। जब तीनों पूर्णांक होंगे, है ना, तीनों पूर्णांक है, अतः 5 ऋण P/Q क्या मिलेगी, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ऋण P/Q जो है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांकों को जोड़ना और अपॉन में भी लिखना, यदि ऐसा है तो वो अपने आप पे कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। परंतु लेफ्ट हैंड साइड में करनी 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय, है ना। ये तो हम पहले से जान रहे हैं, अपरिमेय संख्या है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि करनी वाली संख्या कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या कैसी हो गई, अपरिमेय, और ये क्या हो गई, परिमेय। बताइए क्या ऐसा संभव है कि एक पक्ष में अपरिमेय संख्या और एक पक्ष में परिमेय संख्या हो और दोनों बराबर हो, ऐसा संभव है क्या, नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। कि मतलब बराबर लिखा है मतलब दोनों संख्या बराबर होना चाहिए, या तो परिमेय ही हो जाए दोनों संख्या, या तो अपरिमेय हो जाए, है ना। तो चूंकि हमने ये ऐसा क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कल्पना किए थे कि भाई ये जो एक परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या को मानने पर ये जो हमारा पास समीकरण आ रहा है, ये समीकरण सही नहीं है, क्योंकि एक पक्ष में अपरिमेय संख्या मिल रही है और एक पक्ष में
परिमेय संख्या मिल रही, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमारी अतः हमारी कल्पना गलत है ना। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है, तो इसलिए 5 ऋण करनी 3 1। अब परिमेय संख्या जो हमने माने थे वो गलत हो गई, तो परिमेय संख्या गलत हो गई, इसका मतलब है कि वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या, है ना। क्योंकि संख्या सिर्फ 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है। क्योंकि हमने परिमेय संख्या माने थे और वो परिकल्पना गलत हो गई, अर्थात ये परिमेय संख्या हमको नहीं मिली, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि वो परिमेय नहीं है तो वो अपने आप पे क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने जो इस सवाल को समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 27, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संख्या 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। यानी हमको सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के पश्चात हमको ये जांच करना है, यानी हमको जो सूत्र है वो उस सूत्र में वो वैल्यूज को चेक करके देखना है कि क्या इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं या नहीं। चलिए स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 को। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास दो संख्या है, कौन कौन सी है, 26 है और 91। चलिए इसके हम आवाज गुणनखंड निकालते हैं 26 के और 91 के। तो 26 है 2 से चला जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, फिर ये 13 बार संख्या तो 13 1 कम 13। अब इसको देखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं, 7 से चला जाएगा, 7 1 कम 7 बचा 2, 21 हो गया, 7 तिया 21 और ये आएगा 13 1 कम 13। चलिए अब हमको चूंकि यहाँ पर क्या मिल गया, 26 बराबर हमको मिला 2 गुणित 13 और 91 बराबर मिला हमको 7 गुणित 13। अब हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, है ना, अतः एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं स्टूडेंट। एचसीएफ का मतलब दोनों में जो संख्या कॉमन आई है ना गुणनखंड में, तो 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो एचसीएफ कितना जाएगा 13, और दूसरी संख्या तो है नहीं इसलिए इसका एचसीएफ 13 ही आ जाएगा, है ना। अब हम इसके बाद क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, 2 और कहीं है क्या, नहीं है ना। 13, है ना, 13 की घात 1 13 की घात 1, अब 2 जगह 13 है तो उसकी सबसे हमको ज़्यादा पावर, मतलब पावर क्या सेम ही है तो कोई बात ही नहीं, तो यहाँ गुणित क्या हो जाएगा 13। अब 7 अकेला दिख रहा है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसका गुणा करेंगे स्टूडेंट तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 100, 26 सत्ते 182, है ना। तो कितना आ जाएगा 182, ठीक। तो ये एलसीएम कितना मिल गया हमको, 182 मिल गया। अब हमको चूंकि जांच करना है तो हम यहाँ करेंगे सत्यापन, ठीक है। और सत्यापन क्या करना है हमको, कि दोनों संख्या का गुणनफल, यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, है ना। चलिए सत्यापन करके देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं। दो संख्या क्या क्या लिए थे स्टूडेंट, हमने 26 लिए थे और 91 लिए थे, बराबर आना चाहिए। एचसीएफ कितना आया है यहाँ पे 13 और 182। अब 26 का 91 में गुणा कर लीजिए, है ना, हम गुणा करके ही बता रहे हैं चूंकि हमको, ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 26 का 6 1 कम 6 हो गया और 6 9 के 54 हो गया, है ना, 2 1 कम 2 हो गया और 2 इनाम 18 हो गया, तो ये हो जाएगा 6 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल आई 1 2, है ना, तो ये हो जाएगा 23 66 बराबर। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल आई 2, ठीक है, 13 8। अब 13 का पहाड़ा याद होना चाहिए, लेकिन इसके लिए यदि 13 का पहाड़ा याद नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत होना है ना। तो इसलिए आप पहाड़े कम से कम 20 तक जरूर याद करें स्टूडेंट्स, है ना। यदि पहाड़े याद रहते हैं तो हमको बहुत आसानी होती है गुणा करने पे, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए तो 13 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 8 बार। 13 कम 13, 13 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, है ना। तो 104 और 2 कितना हो गया 106, तो हासिल आई क्या बचा 10, है ना। तो 13 1 कम 13 और 10 23, देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः, है ना, अतः सत्यापन हुआ।
तो सत्यापन हमने जो किया वो बिल्कुल सही हुआ, तो जांच भी हो गई, है ना, और वो हमने एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब बस एक क्वेश्चन बच रहा है 29वां, है ना, और 29वां क्वेश्चन है, तो हम चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका HW हो, है ना, क्योंकि HW इसलिए हम दे रहे हैं ताकि हमने इतने सारे सवाल कराएं, तो एक सवाल आप जरूर करें और आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि क्या ये सवाल आपको बन जा रहा है हमने जितने सवाल कराए इसकी मदद से। यदि ये बन जाएगा तो हम ये समझेंगे कि हमारा आज का जो समझाना है वो सफल हुआ। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ सके। और हमारे जितने भी 10th क्लास के आप स्टूडेंट से आप संपर्क में होंगे तो उनको भी जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।